नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक तरफा फैसला लिया है। कहा है कि ईरान पर हम 10 दिनों तक बड़ा हमला नहीं करेंगे। ईरान से बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया है कि कोई बात नहीं हो रही है। ट्रंप बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हमले नहीं रुक रहे। वैसे अमेरिका ने 10,000 जवानों को मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला कर ईरान की चिंता भी बढ़ा दी है। यानी ईरान अगर ट्रंप की बातचीत के प्रस्ताव पर भरोसा करता है तो वो मुसीबत में भी फंस सकता है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि बातचीत की आड़ में एक बार फिर ईरान को धोखा देगा अमेरिका। पहले भी 2 बार बातचीत के दौरान ही अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्लान बनाया था, और यही कारण है कि अमेरिका पर ईरान को भरोसा नहीं हो रहा। और अब ये खबर भी सामने आ रही है कि ईरान के हमले से इजरायल बिखरता दिख रहा है। आईडीएफ की अपनी ही सरकार को बड़ी चेतावनी सामने आ रही है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में पाकिस्तान की हुई फजीहत, मानवाधिकारों के हनन का लगा आरोप। बलूच नेशनल मूवमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। यूरोप ने अमेरिका को दिया जोर का झटका, ग्रीनलैंड की कर दी किलेबंदी। G7 की बैठक में अमेरिका के दुश्मन को दिया न्योता। भारत और चीन के बीच तेजी से सुधर रहे हैं संबंध। चीनी राजदूत बोले कुछ देश डालना चाहते हैं भारत और चीन के रिश्तों में दरार। और चलते चलते में देखेंगे चंद्रमा को लेकर बड़ी योजना को। चांद पर मिला पानी तो बसाई जाएगी बस्ती। चांद के लिए शुरू होगा विशेष अभियान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हॉर्मूज के बाद अब बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को बंद करने की तैयारी में ईरान। यूरोप और एशिया को जोड़ता है बाब अल मंदेब। ये बंद हुआ तो यूरोप में आ जाएगी तबाही। अमेरिकी डॉलर पर अब दिखेंगे राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर। साल 1861 के बाद पहली बार किसी मौजूदा राष्ट्रपति के होंगे सिग्नेचर। आजादी की 250वीं सालगिरह पर ट्रेजरी विभाग ने लिया बड़ा फैसला। मेक्सिको की खाड़ी में तेल रिसाव से 600 किलोमीटर तक फैला प्रदूषण। अज्ञात जहाज से शुरू हुए रिसाव ने 7 नेचुरल रिजर्व को किया प्रभावित। समुद्री पर्यावरण के लिए पैदा हुआ बड़ा खतरा। नेपाल की राजनीति में आज से नए युग की हुई शुरुआत। बालेन शाह बने नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। तो मिडिल ईस्ट की जंग में एक बड़ा मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसे भी युद्ध विराम करवाने पर तुल गए हैं। जो जंग उन्होंने इजरायल के साथ मिलकर शुरू की थी, अब उसमें टिके रहना भी अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि एक बार फिर अब ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की डेडलाइन बढ़ा दी है। जी हां, ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर मैं ऊर्जा प्लांट को नष्ट करने की कार्रवाई को 10 दिनों के लिए, यानी सोमवार 6 अप्रैल 2026 को पूर्वी समय रात 8 बजे तक के लिए रोक रहा हूं। बातचीत जारी है और फेक न्यूज मीडिया और अन्य लोगों के इसके विपरीत बयानों के बावजूद ये बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमले की डेडलाइन को बढ़ाया है। आप जानते हैं कि पहले 21 मार्च को ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का समय दिया था, और ऐसा न करने पर ईरान के पावर प्लांट को तबाह करने की धमकी दी थी। लेकिन एक दिन बाद ही ट्रंप अपने बयान से पलटी मार गए और उन्होंने ईरान के साथ बातचीत का एक तरफा दावा करते हुए इन हमलों पर 5 दिन के लिए रोक लगा दी थी। और अब इस सीमित युद्ध विराम को 10 दिनों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका इस क्षेत्र में और भी सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रक्षा विभाग के अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है कि अमेरिकी रक्षा विभाग मध्य पूर्व में 10,000 अतिरिक्त जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। ये टुकड़ी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के अतिरिक्त होगी, जिसे पहले से ही इस क्षेत्र में तैनात करने का आदेश दिया गया है। अगर इन सैन्य बलों को मिडिल ईस्ट में भेजा जाता है तो इसका मतलब है कि कम से कम 17,000 अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व भेजे जाएंगे। ये उन 40 से 50,000 अमेरिकी सैनिकों के अतिरिक्त है जो पहले से ही इस क्षेत्र में मौजूद है, जिससे साफ हो जाता है कि अमेरिका अब इस जंग में बुरी तरह फंस चुका है। इसकी पुष्टि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से भी हो जाती है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। अमेरिका के कम से कम 13 सैन्य ठिकाने पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों को होटलों या कहीं दूर जाकर लड़ाई की प्लानिंग करनी पड़ रही है। हालात अब ये हो गए हैं कि अमेरिकी सैनिकों के लिए युद्ध का मैदान कई टुकड़ों में बंट गया है।
सैन्य अधिकारियों ने स्थिति को रिमोट वॉर यानी दूर से लड़ा जाने वाला युद्ध बताया है। अमेरिका ही नहीं, इजराइल की भी हालत ऐसी ही दिखाई दे रही है। इजरायली सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने कैबिनेट की बैठक में सरकार को चेताया है कि अगर समय रहते कोई हल नहीं निकाला गया तो पूरी सेना ही ढह जाएगी। उन्होंने कहा कि आईडीएफ के अपने ही अंदर ढहने से पहले मैं 10 रेड फ्लैग उठा रहा हूं। इजरायली सेना 900 दिनों से ज्यादा समय से लगातार सैन्य अभियानों में उलझी हुई है। ईरान और लेबनान के खिलाफ युद्ध के चलते कई मोर्चे खुल गए हैं, जिससे मैन पावर की भारी कमी ने चिंता बढ़ा दी है। अगर सरकार सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाती है तो कुछ जगहों पर बड़े सुरक्षा गैप रह जाएंगे, जिससे साफ हो जाता है कि अमेरिका और इजरायल ज्यादा दिन तक इस जंग में टिकने की हालत में ही नहीं है। इस बीच क्षेत्र में हमले भी लगातार जारी है। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में मिसाइलें बरसाई तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। खाड़ी देशों ने भी मिसाइल और ड्रोन रोकने की जानकारी दी है। उधर ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ ने भी साफ कर दिया है कि कोई भी ईरान और ईरानी जनता को अल्टीमेटम जारी नहीं कर सकता। ईरान इस संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है और जीत को पूरी तरह हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर इजरायल पर अपने विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबफ की जान लेने की साजिश का भी आरोप लगाया है। उन्होंने इजरायल पर निशाना साधते हुए इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बताया है। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ईरान के मसले पर बंद कमरे में परामर्श करने की तैयारी में है, लेकिन ईरान के तेवरों ने इजरायल को भी बैकफुट पर धकेल दिया है। अब इजरायल ने ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची और संसद के स्पीकर गालिबफ पर हमला नहीं करने का वादा किया है, जिससे साफ है कि ईरान इस जंग में हावी पड़ गया है। ईरानी जनता अमेरिका और इजरायल से बदले की मांग पर अड़ी हुई है। पश्चिमी मीडिया का दावा तो यहां तक है कि तेहरान के लोग परमाणु बम बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि पश्चिमी देशों के हमलों का करारा जवाब दिया जा सके। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से परमाणु बम बनाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों के पास हमलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था आईएईए ने जरूर गंभीर चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने कहा है कि ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र के पास हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों से बड़ा रेडियोलॉजिकल हादसा हो सकता है। भले ही हमले सीधे संयंत्र पर ना हुए हो, लेकिन आसपास के इलाके में विस्फोट या क्षति से भी रेडिएशन रिसाव का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे किसी भी हादसे का असर सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। ये चेतावनी सिर्फ अमेरिका और इजरायल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मानी जा रही है, क्योंकि अगर ये जंग परमाणु जंग का रूप लेती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। बहरहाल मौजूदा हालात में अमेरिका और इजरायल ईरान के सामने कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सरेंडर करेंगे। और अब अगली खबर में बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लगी फटकार की। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में पाकिस्तान की भारी फजीहत हो गई है। दरअसल पाकिस्तान का मानवाधिकार को लेकर जो रिकॉर्ड रहा है वो उसकी मुसीबत बन गया है। देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के मामले को पाकिस्तान दबाने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन वहां के कट्टरपंथी संगठन ही पाकिस्तान की पोल खोल कर रख देते हैं। सरेआम अपहरण और धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते रहते हैं, जिसके चलते यूएन में पाकिस्तान बुरी तरह से घिर गया है। सत्र में आर्थिक विकास और मानवाधिकार विषय पर चर्चा हो रही थी और इस दौरान जापानी मानवाधिकार कार्यकर्ता शुन फुजिकी ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान करीब 27 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों से बंधा हुआ है और इसके बावजूद वहां लोगों को जबरन गायब किया जा रहा है, उनकी आवाजें दबाई जा रही हैं, लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। फुजीकी ने नसीहत दी कि पाकिस्तान को अपने व्यापारिक फायदे बनाए रखने के लिए वैश्विक मानवाधिकार मानकों का पालन करना ही होगा। जेनेवा में इस सत्र के दौरान बलूच नेशनल मूवमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। पीड़ित परिवारों और महिलाओं ने हाथों में लापता अपनों की तस्वीर लेकर न्याय की गुहार लगाई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले 1 साल में ही बलूचिस्तान में अपहरण के 1300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी प्रशासन पर फर्जी मुठभेड़ों के गंभीर आरोप लगाए। वहां एक विशेष फोटो प्रदर्शनी के जरिए भी बलूचिस्तान के दर्द को दुनिया के सामने रखा गया। मंच पर सिंध प्रांत का भी मुद्दा उठा। विश्व सिंधी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर लखु लुहाना ने बताया कि संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद सिंध में गरीबी और असमानता तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों की भी निंदा की गई, जिनमें बेकसूर अफगान नागरिकों की जान गई थी।
इस वैश्विक मंच पर जहां पाकिस्तान घिरता दिखा, वहीं भारत के समावेशी ढांचे की तारीफ हुई। वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि भारत का संविधान नागरिकों को भेदभाव से बचाता है और समानता को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के पूर्व सांसद डॉक्टर हबीबे मिल्लत ने अपने देश को भी अहम सलाह दी। उन्होंने कहा कि बिना लोकतांत्रिक आजादी के आर्थिक विकास टिकाऊ नहीं होता है, इसलिए बांग्लादेश को सभी धर्मों को समान अधिकार देने चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका को लगे बड़े झटके की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को लगातार धमका रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि यूरोप ने अमेरिका के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। ईरान के खिलाफ जंग में उसे साथ देना था, लेकिन यूरोप से अमेरिका को कोई मदद नहीं मिली। यूरोप के अधिकांश देश नाटो का हिस्सा हैं, इसलिए ट्रंप नाटो पर भी भड़के हुए हैं। यहां तक कह दिया है कि ईरान से जंग खत्म हो जाए तो नाटो और यूरोप को भी देख लेंगे। वैसे ईरान से जंग लड़ने से पहले ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे, डेनमार्क को धमका रहे थे, सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन ग्रीनलैंड की जगह अमेरिका ने ईरान से जंग शुरू कर दी। वहीं मौके का फायदा उठाते हुए डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की किलेबंदी शुरू कर दी है। डेनिश अधिकारियों ने जनवरी से ही इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। इसमें सबसे प्रमुख ठंडे ग्रीनलैंड पर डेनिश सैनिकों की तैनाती थी। इसके अलावा मुख्य रूप से ग्रीनलैंड पर मौजूद 2 बड़े रनवे को निष्क्रिय करना भी शामिल है। डेनिश सरकार और सैन्य अधिकारियों ने बहुत ही गोपनीय तरीके से ग्रीनलैंड में मौजूद रनवे को उड़ा दिया, जिससे अमेरिकी सैनिक यहां उतर ही नहीं पाए। इसके अलावा यूरोप के भी सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। ग्रीनलैंड में अभी भी डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन के सैनिकों का एक छोटा दल तैनात है, जो कि राजधानी नूक के रणनीतिक एयरपोर्ट की रक्षा के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा डेनिश विमान और एक फ्रांसीसी नौसैनिक पोत को भी उत्तरी अटलांटिक में तैनात कर दिया गया है। इस तैनाती को ऑपरेशन आर्कटिक एन्ड्योरेंस के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास का हिस्सा बताया गया, लेकिन इसका असली उद्देश्य किसी संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकना है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं, उसे लेकर पूरे यूरोप में चिंता दिखाई दे रही है। और अब यूरोप की तरफ से जो किलेबंदी ग्रीनलैंड की गई है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएगा। वैसे यूरोप की तरफ से सिर्फ ग्रीनलैंड को लेकर ही अमेरिका को झटका नहीं दिया गया, बल्कि G7 की बैठक में भी अमेरिका को आईना दिखा दिया गया है। इस साल G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है और फ्रांस ने G7 की बैठक में शामिल होने के लिए केन्या को भी न्योता भेज दिया है। केन्या को यह न्योता तब भेजा गया जब अमेरिका ने फ्रांस को चेतावनी दी थी कि बैठक में दक्षिण अफ्रीकी देश को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन फ्रांस ने अमेरिका की चेतावनी को पूरी तरह से दरकिनार कर यह साफ कर दिया है कि अमेरिका की दादागिरी अब यूरोप पर नहीं चलेगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे भारत और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों की। तो 2020 में गलवान वैली की झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे, लेकिन जब से मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुई है, ये रिश्ते तेजी से सुधरने लगे हैं। लेकिन कुछ देशों को इससे तकलीफ भी हो रही है। इसे लेकर भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने कहा कि कुछ देश भारत और चीन के बीच कलह कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो हम दोनों को लड़वाना चाहते हैं। बाहरी ताकतें जानबूझकर भारत और चीन के बीच मतभेदों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत और चीन शांति से रहें और वे चीन के खतरे का डर दिखाकर अपना फायदा साध रहे हैं। लेकिन दुनिया को यह समझना चाहिए कि हम दोनों ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। भारतीय युवा चीन एक खतरा है जैसे नैरेटिव में ना आए, बल्कि एक दूसरे को समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करें। वहीं दूसरी तरफ चीन में भारत के राजदूत प्रदीप रावत को विदाई देते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी कहा है कि दोनों देशों के बीच आपसी मतभेदों से ज्यादा उनके साझा हित महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के नेताओं के मार्गदर्शन में रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। चीन भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। दोनों देशों को एक दूसरे को खतरे के बजाय विकास के मौके के रूप में देखना चाहिए। हमें एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए। जब तक भारत और चीन के रिश्तों में नई ताजगी नहीं आएगी, तब तक दुनिया का आधुनिकीकरण पूरा नहीं हो सकता। अब यह बात तो आप जानते ही हैं कि भारत की तरफ से विक्रम दोरईस्वामी को चीन का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रदीप रावत की जगह ली है। प्रदीप रावत के दिल्ली रवाना होने से पहले वांग यी ने उनसे मुलाकात कर दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने का यह संदेश दिया है।
आप जानते हैं कि 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच टकराव हुआ था, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। करीब 5 साल तक संबंध खराब रहने के बाद साल 2024 में रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पिछले कुछ महीनों से दोनों देश अपने रिश्तों को दोबारा सामान्य और स्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब से मिडिल ईस्ट का संकट शुरू हुआ है, ये प्रक्रिया और तेज हो गई है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे चांद पर जाने की तैयारी की। तो इंसान ने आखिरी बार 1972 में चांद की मिट्टी पर अपने निशान छोड़े थे। तब से लेकर आज तक चांद सिर्फ हमारी दूरबीनों और कविताओं का हिस्सा बना रहा। लेकिन अब नासा एक ऐसी तैयारी कर रहा है जो विज्ञान की किताबों को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी है आर्टेमिस 4 मिशन की। एक ऐसा मिशन जो सिर्फ चांद को छूकर वापस आने के लिए नहीं है, बल्कि वहां बसने के लिए तैयार किया गया है। 2028 में शुरू होने वाला यह सफर 21 दिनों का होगा, लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू होगा जब इनमें से 2 एस्ट्रोनॉट चांद के सबसे अहम हिस्से यानी साउथ पोल पर कदम रखेंगे। यह कोई साधारण दौरा नहीं होगा। ये एस्ट्रोनॉट वहां पूरे 7 दिनों तक रुकेंगे। आपको बता दें कि चांद का साउथ पोल वाला हिस्सा बेहद खतरनाक माना जाता है। यहां की जमीन ऊबड़ खाबड़ है और गहरे गड्ढों में करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। लेकिन इसी जगह पर खोजी जाएगी बर्फ, क्योंकि अगर यहां बर्फ मिलती है तो उसे पीने के पानी और ऑक्सीजन में बदला जा सकेगा, और साथ ही बर्फ से हाइड्रोजन अलग करके भविष्य के मंगल मिशनों के लिए ईंधन भी बनाया जा सकता है। 1970 के दशक का अपोलो मिशन कम अवधि का था, लेकिन आर्टेमिस 4 एक बस्ती बसाने की नींव माना जा रहा है। नासा ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब चांद के पास स्पेस स्टेशन से ज्यादा ध्यान चांद पर रहने लायक घर और पावर सिस्टम बनाने पर लगा दिया है। 2027 के बाद से नासा हर साल इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य रख रहा है। खास बात तो यह है कि अब रीयूजेबल यानी दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट और कमर्शियल कंपनियों की मदद भी ली जा रही है, ताकि हर साल चांद की यात्रा को मुमकिन बनाया जा सके। आर्टेमिस 4 के जरिए चांद अब इंसानों का अगला पड़ाव बनने जा रहा है। 7 दिनों का ये स्टे ये तय करेगा कि क्या इंसान वाकई दूसरे ग्रहों पर अपनी कॉलोनी बना सकता है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।